हाय एवरीवन, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इफेक्ट का स्लाइड है इम्पोर्टेंट। इसमें टॉपिक जो है कीप रिवीजन उसका स्लाइड है। ये आपका बोर्ड एग्जाम जो 2023 में फरवरी में होने वाला है, फरवरी से मार्च, जिसका डेट शीट आ चुका है, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। तो इस स्लाइड के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट को आप सीखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो दिख रहा होगा वो आपका यहाँ पर पहला है आपको जो पहला दिख रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है इसके बारे में आप पहला स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद आपको चार्ज के बताने के बाद आपको कंडक्टर और इंसुलेटर किसको कहते हैं ये आप सीखेंगे कि हम कंडक्टर किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे, क्या इसका प्रॉपर्टी होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी सर्किट के बारे में, और करंट जो है आपका किस तरह से सर्किट में फ्लो करता है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ। फिर फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। नेक्स्ट फिर रेसिस्टेंस ऑन सिस्टम ऑफ ए रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट उसका पावर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपको इसका यूजेज के बारे में। तो अगर हम पहला स्लाइड देखें, अगर हम फर्स्ट स्लाइड के बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज के बारे में, तो चार्ज क्या है इसके बारे में, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर हम मोस्टली बात करें कि अगर नॉर्मली अगर केमिस्ट्री में आप देखते होंगे तो वहाँ पर कहते हैं कि जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या फिर कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ पर आपके आयंस क्रिएट हो जाते हैं। तो जब आइटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जैसे सोडियम, और ये रिलीज करते हैं सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कहीं ना कहते हैं कि सोडियम जो है ये आपका चार्ज कहलाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ही जो ये भी चार्ज कहलाता है। तो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहलाया, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज में जब करें तो जब दो मटेरियल आपको लिया गया था जिसमें एक ग्लास रॉड था और दूसरा आपका रबर था, है ना। तो ग्लास रॉड को लेकर रबर के साथ जब उसको रब किया गया, फ्रिक्शन पैदा किया गया, तो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर चार्ज क्रिएट हुआ। तो एक पर आपका पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव। तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सी चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया था। और आपका रबर के ऊपर, जिससे ग्लास रॉड के ऊपर रब किया गया था, तो रबर के बारे में बात करेंगे तो रबर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये किसके कारण चार्ज क्रिएट हुआ, ये चार्ज जो क्रिएट हुआ था ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण क्रिएट हुआ। तो फ्रिक्शन में आपको ना एनर्जी आपका स्टैटिक्स फॉर्म में कहते हैं। तो जब यहाँ चार्ज जो है फ्रिक्शन के कारण क्रिएट हुआ
तो चार्ज मोशन में नहीं आते हैं, वो बस एक के ऊपर आपका एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, दूसरे के ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, तो इसलिए इसको स्टैटिक्स चार्ज कहते हैं। ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं? स्टैटिक्स चार्ज। ऐसे को कहते हैं स्टैटिक्स चार्ज। उसी तरह से अगर हम बात करना चाहें थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इरेज कर देते हैं। तो आपका ऊपर दो चार्ज देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास अगर लाइएगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपको रिपल्सन फोर्स कहलाएगा, यानी रिपल्सिव। या सेम चार्ज या जैसे निगेटिव और निगेटिव के बीच में आएगा तब भी रिपल्सन काम करेगा, यानी सेम चार्ज अगर आएगा सेम पोलरिटी आएगा, सेम पोलरिटी होगा चार्ज का। पोलरिटी मतलब दोनों का सेम नेचर। तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे और पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों के बीच में आपको रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा, और अगर पॉजिटिव और निगेटिव लें तो ये दोनों के बीच में आपको अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका कंडक्टर इंसुलेटर। तो आपका जैसे ही अगर बात करें कि कंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर, तो माइंड में आता होगा कि क्या है कंडक्टर, क्या है। तो सबसे इजी बात यह है कंडक्टर समझने के लिए कि कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल जो अपने से करंट को पास करने दे, करंट को पास करने दे मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से पास करने दे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का अलाउ करे या परमिशन दे, तो वैसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है जाते करके आपका, वो आपका मेटल होता है। जो कंडक्टर मटेरियल होता है वो ज़्यादा करके आपका मेटल होता है। कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं जो आपका मेटालॉइड है, जिसको हीट एनर्जी मिलने के बाद वो आपका कंडक्टर में बदल जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो जितनी ज़्यादा अच्छा आपका मेटल होगा उतना ही अच्छा वो गुड कंडक्टर होगा। तो मेटल में आपको पता है कि कौन आपका अच्छा मेटल है। तो मेटल में लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो है आपका गुड कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि ये अच्छे एक मेटल है। तो अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन आपका जिसका एक एलोट्रॉप्स आपका ग्रेफाइट है, जिसका एक एलोट्रॉप्स आपका ग्रेफाइट है, और दूसरा आपका बात करेंगे तो डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड अगर लें आप दोनों में, तो दोनों तो बना हुआ है कार्बन से, ठीक है। दोनों किससे बना हुआ है? कार्बन से। तो आप देखेंगे कि डायमंड जो है आपको बैड कंडक्टर है। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर है। और आपका ग्रेफाइट का अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है। आप कार्बन में भी पढ़े हों इसको। तो डायमंड को गुड कंडक्टर और ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर क्यों और डायमंड को बैड क्यों?
क्योंकि डायमंड जो है अपने अंदर से, डायमंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नहीं होता है, मगर ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर हैं उसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ग्रेफाइट जो है इजीली वहां से, ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली पास कर जाता है, इसलिए इसको गुड कंडक्टर में रखा गया। अब इंसुलेटर, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को कहेंगे कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है पास ना करे। इसको रेसिस्टेंस यानी मटेरियल का जो नेचर होता है ना, वो इसको पास करने ही नहीं दे। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, इसके थ्रू पास ही नहीं करने देगा, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहलाएगा। जब उसे पास ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कहलाएगा, नहीं करेगा, तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे इंसुलेटर। जिसमें एग्जाम्पल बहुत सारा है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, एबोनाइट हो गया, ग्लास रोड हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, बहुत सारे हैं जो इस तरह से हैं। तो जाहिर सी बात है, तो आखिर मटेरियल को जो रोकता है, मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर उसे रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है? रेसिस्टेंस हाई। इंसुलेटर में रेसिस्टेंस जो है, इंसुलेटर में क्या होता है? हाई। मगर हम बात करें कंडक्टर में, तो लो। क्या होता है? लो। अब नेक्स्ट आ गया कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज जो है आपका, जो चार्ज है Q, इसको हम बोलते हैं NE। NE, N जो है आपका, वो आपका N नंबर कहलाता है, और भी आपका इंटीजर है, वो भी क्या है? इंटीजर है। E आपका क्या है? चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। तो आप जब बात करेंगे कि किसी भी मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन को, अगर कोई भी चार्ज देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करेंगे तो Q से होता है। Q इक्वल टू NE, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उस पर। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज accumulated ऑन ए सरफेस, है ना, ऑन ए पर यूनिट एरिया। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम, जिसे हम C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि I इक्वल टू आपका क्या है? I इक्वल टू Q/T है। तो Q की जगह आप लिख सकते हैं NE/T। तो N तो आपका नंबर है, तो करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, है ना। तो कूलम पर सेकेंड, यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पेयर, जो कैपिटल ए से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? कैपिटल ए से। तो अगर ग्राफिकली इसको देखा जाए तो चार्ज और टाइम का ग्राफ बनेगा। इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए तो कैसे बनेगा ग्राफ? चार्ज और टाइम, ये टाइम है
तो ये आपका चार्ज है, तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से बनेगा और ये कहलाएगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी आई जो है, जिसे हम करंट बोल रहे हैं, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे, एम्पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेयर। तो आपको यहां से अगर बोलना है तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम, ये आपको कहलाएगा करंट। आगे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपकी डिफिनीशन पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो देखो, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। सही बात है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट पास करेगा तो 1 कूलम है ना पर सेकेंड अगर फ्लो करेगा तो ये 1 एम्पेयर कहलाएगा। व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू इट क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलम, यानी कितना चार्ज, 1 कूलम। तो चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो दिस प्रॉपर्टी इज रेफर एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। जैसे Q इक्वल टू एन ई, इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन जो है इंटीजर है, ई जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसे आप बोलेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल मतलब हिडन एनर्जी, है ना। और अभी किसके साथ बात किया जा रहा है भाई, तो पोटेंशियल मतलब हिडन एनर्जी, और भी बात किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, है ना। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल मतलब हिडन एनर्जी और भी इलेक्ट्रिक के टर्म में। तो अगर डिफिनीशन पर जाइएगा तो कहते हैं वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किसी एक पॉइंट पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क डन किया जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन मतलब W, पर यूनिट चार्ज मतलब Q। तो ये आपको जो दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट, इसका यूनिट जो होगा वोल्ट होगा। वोल्ट वर्क डन बाय चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी किसी भी एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने में A पर जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पर जो आएगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, जूल। और यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, जूल पर कूलम, जूल पर
कूलम, जूल पर कूलम, वो आपका वोल्ट कहलाएगा। अब इसी में एक पॉइंट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए से बी किसी भी चार्ज को ए से ट्रांसफर होकर बी में जाने पर जितना उसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब वोल्टेज एट बी माइनस वोल्टेज एट ए यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इक्वल टू है कि नहीं W/Q। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो के बीच का निकाला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसलिए टर्म कहला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यूनिट तो वही रह जाएगा जूल पर कूलम, क्या रह जाएगा जूल पर कूलम, है कि नहीं। नेक्स्ट करंट इन कंडक्टर। करंट इन कंडक्टर की अगर हम बात करें तो आप जो देख रहे हैं स्लाइड में कि 3 कंडीशन लिया हुआ है ए, बी और ये सी। तो अगर हम ए में बात करें, इस समय अभी कोई भी इसमें किसी तरह से कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं, किसी तरह से कोई भी सोर्स जो है नहीं दिया गया है। तो जब इसमें कोई सोर्स ही नहीं दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना रैंडम फॉर्म में, आपका मेटल या हो या नॉन मेटल हो कोई भी हो, कंडक्टर के अंदर आपका रैंडम फॉर्म में दिखेगा, यानी जैसे तैसे आपको कोई इधर तो कोई उधर के मोशन में तो कोई इधर आ रहा है ना। तो ये तो आपको देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है या पॉजिटिव आयंस जो है आपका रैंडमली इधर उधर मोशन में है। मगर जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे अप्लाई हुआ तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस ओर सभी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन मतलब मोशन उस ओर, उनका एक अलाइनमेंट हो गया, उस ओर मूव करने का एक अलाइनमेंट हो गया। तो यानी इलेक्ट्रॉन का मूव किधर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ये तब है जब यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाइड किया गया, यानी बैटरी दिया। अगर इससे पहले नहीं दे रहे थे तो आपका रैंडम मोशन में था, ऐसे ही दिख नहीं रहा है। तो आपका यहाँ से पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किए तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से आपको यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है। जब कन्वेंशनल करंट हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें आपका कन्वेंशनल करंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, किधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मगर एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह है। तो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल क्या है जो हम मानते हैं, कन्वेंशनल हम किसको बोलेंगे, जो हम मानते हैं। तो कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल फ्लो में है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और एक्चुअल में क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है कि नहीं। तो कन्वेंशनल में देखेंगे कि आपका डायरेक्शन कन्वेंशन के किधर लिया हुआ, इधर, मगर हो क्या किधर आया इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से
पॉजिटिव की ओर। तो मेटल में, कंडक्टर में करंट जो फ्लो करेगा वो आपका एक्चुअल और कन्वेंशनल दोनों बहुत अंतर है। एक्चुअल में है आपका, एक्चुअल में किधर है करंट का फ्लो का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मगर कन्वेंशनल क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना। ये एक्चुअल फ्लो है और एक कन्वेंशनल फ्लो। नेक्स्ट, अब हर मेटल के साथ करंट जो है अलग अलग फ्लो करता है। किसी मेटल में बहुत ही आसानी से करंट बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ फ्लो करते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो ओम्स ने वो अपने लॉ में कहा, ओम सर, कि करंट जो है आपका और वोल्टेज जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपका वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा वोल्टेज वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो हम वोल्टेज जो है वाई एक्सिस पर रखे हैं और करंट जो है एक्स एक्सिस पर। तो जो ग्राफ आएगा ये आपका जो है वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई का ग्राफ है जो कि एक कांस्टेंट लाइन दिखा रहा है। कैसा लाइन, कांस्टेंट लाइन। और इसी कांस्टेंट लाइन को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाद में, रेसिस्टेंस। तो उन्होंने कहा था कि वोल्टेज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, करंट का। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो मटेरियल का जो नेचर है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, तो उसके हिसाब से एक कांस्टेंट इंड्यूस हुआ जिससे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आपका मटेरियल के नेचर के ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर के ऊपर। तो अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उनका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सभी मटेरियल का अलग अलग होता है। मगर इसमें एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है, जब रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं तो यूनिट लेंथ के लेकर, किसको लेकर, यूनिट लेंथ को। तो यूनिट किसको लेकर हम ध्यान में रखते हैं, यूनिट लेंथ को। रेसिस्टेंस को जब मेजर किया जाता है तो दो कंडीशन ध्यान में रखा जाता है, दो तीन कंडीशन। वो है आपका लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। ये तीन को लेकर रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकालते हैं, है ना। जिसमें हर रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मगर मटेरियल एक ही हो और ये तीनों चीज़ सेम हो तो हर क्या सेम वैल्यू आएगा। अगर सेम मटेरियल हो, मटेरियल कैसा हो, सेम हो, और ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करता हो तो वैल्यू भी क्या आएगा, सेम। वैल्यू भी क्या आएगा, सेम। तो रेसिस्टेंस जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस का जो फार्मूला निकाला गया है वो आपका R इक्वल टू रो L अपॉन A। Resistance is a property of conductor due to which resistance resists the flow of electric current through it, है ना। तो इसमें जो है रेसिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। जब दोनों को दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको आर एल अपॉन ए आएगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए का रेशियो। तो इसमें जो प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाया गया
तो रेसिस्टेंस का जो एक अपना, हर मटेरियल के अपना अपना एक नेचर होता है इंटरनल। गोल्ड अलग नेचर रखता है, सिल्वर अलग है, एल्युमिनियम अलग है, आयरन अलग है। तो उसका एक रेसिस्टिविटी वैल्यू होता है, खुद का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम L इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम बात करें, तो रेसिस्टेंस जो है आपको रेसिस्टिविटी के बराबर आ जाता है। रेसिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? रेसिस्टिविटी के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस जो है कब रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा? जब हम यूनिट एरिया और यूनिट रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, जब हम यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए बात करेंगे। तो इससे आपको देखने में लग रहा है कि रेसिस्टेंस जो है आपको किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो है आपका, वो जो डिपेंड करता है वो आपका नेचर ऑफ मटेरियल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल यानी रो। वो हर का रो का जो वैल्यू होता है हर मेटल के लिए फिक्स होता है ना? ये फिक्स्ड वैल्यू फॉर एवरी मटेरियल, फॉर एवरी मटेरियल मतलब इसका अपना होता है, एक ऑन वैल्यू होता है। दूसरा है आपका लेंथ, यानी लेंथ पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर लेंथ घटेगा तो। फिर तीसरा है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए। तो रेसिस्टेंस जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एरिया का। तो आपका रेसिस्टेंस जो है बढ़ेगा जब आपका एरिया घटेगा, या रेसिस्टेंस आपका घटेगा जब आपका एरिया बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड लास्ट क्या है आपका? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका लेंथ जो होता है वो आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेंथ क्या करता है? इंक्रीज। और एरिया भी क्या करता है? डिक्रीज। एरिया डिक्रीज करता है। तो लेंथ और एरिया डिक्रीज और इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके कारण भी रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/एरिया। तो इसलिए रेसिस्टेंस भी जो है आपका अलग होता है। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट रेसिस्टिविटी यानी रो के बारे में, तो आप देखेंगे कि आपका जो है स्ट्रांगली मटेरियल को जो इलेक्ट्रॉन के आपको अपोज करने के लिए जो बात करते हैं R/L। रेसिस्टिविटी जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये जो है फिक्स्ड होता है, तो ये फिक्स्ड, तो ये भी फिक्स्ड। ये आपका यूनिट के लिए बात करें तो रो और इक्वल टू आर। यूनिट के लिए बात करें, यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और लेंथ भी आपका 1 मीटर के लिए। तो रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस के इक्वल आते हैं, और अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अपना अलग अलग फिक्स होता है। सब मटेरियल के अलग अलग, इसको रो बोलते हैं, रो। और इसका यूनिट के बात कीजिएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट का बात, तो आपका रेसिस्टेंस का यूनिट आपका ओम, और आपका नीचे हो जाएगा लेंथ का नीचे है मीटर, और ऊपर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा
नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेसिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कौन सा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें आपका पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन लिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ है, यहाँ है, और आपको इस सर्किट में एक पावर सप्लाई किया गया है। तो इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव है। तो करंट का फ्लो जब कन्वेंशनल जो है पॉजिटिव से लेते हैं, तो अगर इस ओर देखेंगे करंट का फ्लो जो आ रहा है, इसका डिवीजन जो है कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो जब करंट का डिवीजन ना हो किसी भी सर्किट में, तो हम उसको कहेंगे कि वो जो सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें रेसिस्टेंस जो है वो आपस में सीरीज में। अब इसमें करंट का कहीं डिवीजन नहीं होगा, तो ये किस में कहलाएगा? सीरीज में। तो हम मान लेते हैं R1, R2 और ये R3, और इस सर्किट में एक बैटरी दे देते हैं। अगर हम बात करें कि सीरीज में अगर है, इसको बोलेंगे हम सीरीज, क्योंकि इसमें करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है सीरीज में, तो हम इसको बोलेंगे सेम या कांस्टेंट। तो सीरीज में करंट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज आपका क्या है? वेरिएबल है। वोल्टेज आपका क्या है? वेरिएबल है। तो हर रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज, हर रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? अलग अलग वोल्टेज। तो अगर हम सर्किट में बात करें देखकर सर्किट से, तो आपका हर रेसिस्टेंस का अलग अलग, तो यहाँ पर देखें यानी टोटल जो वोल्टेज है वो आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से बात करें कि करंट कांस्टेंट है, तो I इंटू आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट मतलब टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ भी लिखना होगा I इंटू R1। यहाँ क्या हो जाएगा? I इंटू R2। यहाँ क्या हो जाएगा? I इंटू R3। तो I अगर हम यहाँ से कॉमन लें, R इक्वेलेंट को यहाँ से कॉमन कर दें, तो I यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन हो गया, और ये I कैंसिल हो गया। तो आपको R इक्वेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। मतलब सीरीज में रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो अगर यहाँ पर R1 का वैल्यू 2 ओम हो, यहाँ 3 ओम हो और यहाँ 2 ओम हो, तो R इक्वेलेंट क्या हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 2, यानी टोटल 7 ओम। टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? 7 ओम। तो ये आपका किसका बात कर रहे थे? ये सीरीज कॉम्बिनेशन का बात। ये जो भी हुआ ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसी तरह से यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम बात करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा कि रेसिस्टेंस जो है सब के सब एक ही सोर्स से जुड़ा हुआ रहते हैं। तो ये आपका, तो यहाँ से करंट देखेंगे तो करंट का डिवीजन होता है। ये 3 जगह करंट आपका अलग अलग, तो ये I1, ये I2, ये I3। तो इसके मतलब हो गया कि वोल्टेज कांस्टेंट, पैरेलल में यहाँ करंट जो है वेरिएबल, वोल्टेज जो है कांस्टेंट। करंट क्या है? वेरिएबल, और वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट, है ना? तो करंट वेरिएबल, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो कभी भी यार अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो, आर इक्विवेलेंट, तो याद रखिएगा कि आपको किसको लेना है? बोलिए। वेरिएबल को। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल था? करंट। तो हम बात करेंगे
कि टोटल करेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, है ना। तो टोटल करंट इक्वल टू आप बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज बाई आर इक्वलेंट, आपको पता है V इक्वल टू आई आर, है ना, ओम्स लॉ से। तो हिसाब से भी यहाँ पर बात करेंगे तो वोल्टेज तो आपका क्या है, कांस्टेंट। वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट। तो V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो अब जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो सभी के लिए सेम वोल्टेज, तो V कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1/R इक्वल टू V, यहाँ से भी कॉमन 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये वोल्टेज कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो पैरेलल में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो आया निकल के वो आपका इन्वर्सली, यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है और आपका करंट वेरिएबल होता है। तो इसी तरह से अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें आर इक्विवेलेंट निकालने का, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 3 ओम दे दे, R2 इक्वल टू 2 ओम दे दे और ये आपका 1 ओम दे दे, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/1, 1/2, 1/3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6 एलसीएम, तो 6, 3, 2, 11/6। तो R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/11 ओम। अगर पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइन सर्किट अगर लिया जाए तब आप कैसे देखेंगे सॉल्व होगा। एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें आपका दोनों इसी सर्किट में ले लिया जाए। मान लीजिए R4, R5, ये तीनों का वैल्यू 2 ओम है, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका हो गया 4 ओम, इसका हो गया 3 ओम। आर इक्विवेलेंट कहेगा तो देखिए यहाँ से जब करंट गया तो ये दोनों से डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद डिवाइड हुआ, तो ये तीनों पैरेलल में हो गया, उसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज में। तो सबसे पहले जो इंड में है ये पैरेलल में, इसको सॉल्व करो। तो स्टेप 1 में लिखिएगा, स्टेप 1 में कि आपका जो है ना R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है, आर इन पैरेलल। तो 1/R1, 2, 3 इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, यानी 3/2। R1, 2, 3 क्या हो जाएगा 2/3 हो। तो तीनों की जगह क्या मिला, है ना, ये तीनों की जगह क्या मिला हमें
आपका 2/3 ओम मिला, है कि नहीं। तो अगर इसके जगह तो स्टेप 2 का बात करें, तो नया सर्किट जो हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो ये आपका R4, ये आपका R5, ये आपका R1 2 3। तो इसका वैल्यू आपका 2/3, ये वैल्यू आपका 4, ये वैल्यू आपका 3। यहाँ से देखेंगे करंट का फ्लो, तो यहाँ से करंट का फ्लो देखेंगे तो डिवीजन कहीं नहीं हुआ है, पूरे सर्किट में करंट का डिवीजन नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, ये सीरीज में आ गया। तो आपका R4, R5 एंड R1 2 3 आर इन पैरेलल। किसमें है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5 प्लस R1 2 3 इक्वल टू 3 4 2/3। सॉल्व करेंगे तो 9 12 21 2 23 बटे 3, 23/3। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम बात करेंगे तो पता है आपको कि अगर करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो उसमें जितने ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करेंगे फ्लो करने में। तो फ्लो करने में जब रेसिस्ट उसको होगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो जिसके कारण कॉलिजन बढ़ेगा, और जब कॉलिजन बढ़ेगा तो हीट एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करते हैं इसी में पावर। तो पावर इक्वल टू आपको पता है क्या होता है। अगर हम पावर के बात हम करें वर्क से, तो कैपेसिटी टू डू ए वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अगर यही हम पावर करंट में बात करें तो P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो हम पावर के यहाँ अगर हम बात करें कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये आपको फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हम यहाँ बात करें कि पावर में यहाँ V इंटू आई, तो आप यहाँ जानते हैं कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो पावर आपको करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में भी मिल सकता है, तो हो जाएगा I²R, और नहीं तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस का भी टर्म में मिल सकता है, वो हो जाएगा V²/R। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है आपका वो पावर इंटू टाइम होता है। एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम। हीट एनर्जी इक्वल टू क्या है, पावर इंटू टाइम। तो H इक्वल टू P इंटू टी
तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यह आपका हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हम H से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, नहीं तो आपका वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, नहीं तो तीसरा P इंटू टी इक्वल टू वी आई टी। ये 3 है आपका। और एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो इसका यूनिट जो होगा आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ये तो क्लियर ही है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है कि बहुत जगह इंडस्ट्रियल यूज भी है, घर में भी आप यूज करते हैं, किचन में प्रेस करने में, आयरन में, बहुत जगह इसका यूज है। तो इंडस्ट्रियल यूज है, हाउस यूज है, हाउस में यूज है आपका, इंडस्ट्री में इसका यूज है आपका, कार, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में यूज है। थैंक यू वेरी मच।